गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है कि एमसीक्यू सेशन लेकर मैं प्रतिदिन कोशिश तो रहती है, बट अभी क्या है कि थोड़ा सा क्लास को लेकर शेड्यूल बहुत बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मैं ये रेगुलर सेशन नहीं कर पा रहा था। बट कोशिश रहती है कि जैसे जैसे समय मिले आपको कुछ ना कुछ लाभ मिल जाए। और यूपीएससी जैसा कि आपको पता है कि मई में है, तो मेरी आपसे कोशिश है कि मैं आपको हिस्ट्री के एटलीस्ट एमसीक्यू करा दूं और कुछ और टॉपिक करवा दूंगा धीरे धीरे जब समय मिलेगा। और भी किसी सब्जेक्ट के लिए एमसीक्यू भी करा दूंगा, है ना। लेकिन सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, कोर्स सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। चलिए, मुझे पता है कि ये रेगुलर तो नहीं रह पाता है, बट कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर मिल जाए, और इसी कोशिश में ये कड़ी आज की भी। तो आइए बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। महालवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में क्या पूछ रहा है सर? महालवाड़ी बंदोबस्त पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अच्छा, महालवाड़ी में हम एक चीज़ समझ रहे थे कि महालवाड़ी जब ये कह रहा है तो इसमें एक बात क्लियर है, एक इसमें वर्ड है महाल। महाल का मतलब होता है सर गांव, है ना। क्या होता है? गांव। तो ये जो बंदोबस्त किया जा रहा था, भू राजस्व बंदोबस्त, ये गांव से किया जा रहा था, ठीक है। अच्छा, गांव में किससे किया जा रहा था? ये प्रधान से किया जा रहा था या मुखिया से किया जा रहा था, ठीक है। ये बात आप ध्यान देना, ठीक है। इस व्यवस्था को कौन लेकर आया सर? तो इस व्यवस्था को लेकर आया हॉल्ट मैकेंजी। कौन लेकर आया? हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। ये नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और ये कितने परसेंट एरिया में हुआ? 30%। कहाँ कहाँ पे? तो यूपी, एमपी और पंजाब, ठीक है। तो चलो अब इसे चेक करते हैं कौन सा गलत स्टेटमेंट है। यह व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तैयार की थी, तो नहीं, इससे किसने किया? मैकेंजी ने। तो ये एक स्टेटमेंट गलत है और क्वेश्चन भी गलत कह रहा है, मतलब एक ऑप्शन तो मिल गया। इसमें राजस्व के लिए निर्धारित इकाई में महाल थी, जिसका अर्थ गाँव या गाँव का समूह था, ठीक है। गाँव या गाँव का समूह, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो दूसरा तो सही जा रहा है। इसमें निर्धारित राजस्व अस्थायी रूप से तय नहीं था, ठीक है, ये भी सही है। इसमें कंपनी द्वारा कर एकत्र करने का दायित्व जमींदार को दिया गया था, नहीं, किसको दिया गया था सर? प्रधान और मुखिया को। इसका मतलब पहला और चौथा क्या है? गलत है। क्वेश्चन गलत ही पूछ रहा है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक चीज़ और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ध्यान देना, कि अगर मान लो कोई पीजेंट है, कोई किसान है, अगर वो तय समय पर टैक्स देना नहीं दे पाया, तो उसकी जो ज़मीन थी, उस किसान की जो लैंड थी, वो कहाँ चली जाती थी? प्रधान के पास नहीं, वो लैंड उसकी कहाँ चली जाती थी? तो ग्राम सभा के अधीन। कहाँ पे सर? ग्राम सभा के अधीन। ये बात जरूर आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होने जा रहा है वो ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, ठीक है सर। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रैयतवाड़ी में क्या कह रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? अच्छा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में, आइए इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लिया जाए। देखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या क्या आपको चीज़ें समझनी है, इस चीज़ को आप देखते जाना, ठीक है। अब इस चीज़ को क्या देखना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था में पहला जो पॉइंट आपको देखना है सर, वो पहला पॉइंट क्या देखना है? देखो, रैयतवाड़ी, जैसे आपको ये पता होगा कि रैयत का मतलब क्या होता है, तो सर रैयत का मतलब होता है किसान। इसका मीनिंग ये है कि यह व्यवस्था किसानों से की गई है ना। अच्छा, बार बार ये आपको पता भी होगा कि ये 51% एरिया में की गई है। अच्छा, क्षेत्र इसके कौन कौन से रहे, किस किस एरिया में ये लागू रहा? तो आपने एक नाम सुना होगा मद्रास, एक नाम सुना होगा आपने बॉम्बे, बॉम्बे, एक नाम सुना होगा आपने असम, एक नाम आपने सुना होगा पश्चिमी भारत, वेस्टर्न इंडिया, और ये वाला नाम जरूर आप ध्यान देना, ईस्टर्न बंगाल। क्या है सर? ईस्टर्न बंगाल। क्योंकि बंगाल जब भी आपके मन में आएगा, आप जाकर स्थायी बंदोबस्त लगा के आओगे। तो पूर्वी बंगाल में भी ये व्यवस्था लागू थी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप इनके बारे में देख लो, चूँकि फैक्चुअल है ज़्यादा। तो एक और क्या है, एलेक्जेंडर रीड रीड ने, ये ब्रिटिश ऑफिसर रहा, इसने कहाँ पे लागू किया सर इसे? तो इसे बारह महल में लागू किया। कहाँ लागू किया? बारह महल। ये किसकी डिस्ट्रिक्ट है, किसका? तो मद्रास का जिला है।
अलेक्जेंडर रीड ने 12 महल में लागू किया। एक नाम सुना होगा आपने, टॉमस मुनरो, उसने संपूर्ण मद्रास में लागू किया, है ना। एक और नाम आपने सुना होगा, एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन ने इसे कहाँ लागू किया सर? तो एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे में लागू किया। तो चलो ये तो फैक्चुअल हो गया, है ना। अब कॉन्सेप्ट की बारी आई, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो पहली चीज़ ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे किसान क्या हुआ सर? तो किसान यहाँ भूमि का मालिक हुआ, किसान यहाँ भूमि का मालिक हुआ, और किसान यहीं मालिक से मजदूर भी बना। ये बात कैसे कह रहे हैं? क्योंकि यहीं पर किसान दोहरी शोषण या दोहरा शोषण की मार से पीड़ित है। एक तरफ क्या है सर? बढ़ते हुए टैक्स, क्लियर है। दूसरी तरफ जमींदार या फिर महाजनी शोषण व्यवस्था को लेकर, ठीक है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना इसके बारे में। फिलहाल अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या सही है। इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू किया, ये आपको पढ़ के लग भी रहा होगा, सही है। दक्षिण में परंपरागत जमींदारों के अभाव के कारण सीधे किसानों से बंदोबस्त करना तय किया गया है, ठीक है। तो दूसरा भी सही है, किसानों से, रैयत मतलब किसान। इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने विकसित किया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अच्छा, इसी स्टेटमेंट को ध्यान देना, इसी व्यवस्था को लेकर आगे भी वो ब्रिटिश किसान बोल रहे हैं दक्कन के दंगे में कि हम महारानी और महारानी का रैयत रहना चाहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश काल में बगान मालिकों तथा नील की खेती करने वाले रैयत के मध्य टकराव के संदर्भों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बंगाल के किसानों ने नील की खेती से इनकार कर नील विद्रोह की शुरुआत करी। ये स्टेटमेंट ठीक दिख रहा है ना। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए नील आयोग बना, ये आयो नहीं होगा, आयोग बना जिसने बगान मालिक को निर्दोष बताया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब नील विद्रोह बंगाल में हुआ, ध्यान से समझना, जब नील विद्रोह बंगाल में हुआ तो इसी नील विद्रोह जब बंगाल में हुआ, जब आयोग बना तो उस आयोग ने बगान मालिकों को क्या पाया? दोषी पाया। क्या पाया सर? दोषी पाया। तो निर्दोष ये दूसरा नहीं होगा। चंपारण में गांधी ने नील बगान मालिकों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया, है ना। गांधी को पहचान भी यहीं से मिली। तो राइट आंसर 1 और 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में क्या कह रहा है सर? ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं तथा उनकी परिस्थितियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं, पढ़ना पड़ेगा इसे, है ना। आदिवासी मुखियाओं का जमीन पर मालिकाना हक तो बना रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन गई, ठीक है। कैसे सर? तो ब्रिटिश ने क्या किया? साम्राज्यवादी नीति लागू कर सबसे पहले क्या किया उन्होंने? तो उनके राइट्स को छीना। तो पहला स्टेटमेंट सही है। आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता था तथा उन्हें नजराना देना पड़ता था, मतलब टैक्स देना पड़ता था, ये भी सही है। अंग्रेजों के आने से पहले कई जगह पर आदिवासी मुखियाओं को अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन प्रबंधन के नियम खुद बनाते थे, है ना। ये भी सही, आप संथाल के संदर्भ में समझ सकते हैं ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है? किसके बारे में पूछा जा रहा है सर? बिरसा मुंडा के बारे में। आइए जरा इसे देखते हैं। बिरसा ने अपने समर्थकों को दीकुओं के उत्पीड़न से आज़ाद करने को आंदोलन किया था। अच्छा, ये दीकू कौन लोग हैं इसके बारे में समझ लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। ये तो सही दिख रहा है। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। इसी क्रम में उसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू जमींदार दोनों का विरोध किया, सही है। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों को कोई परेशानी नहीं थी। अगर नहीं परेशानी होती तो सोते समय पकड़ते क्यों? तो तीसरा गलत है। सफेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था। तो राइट आंसर 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी होगा। दीकू वो लोग थे जो आदिवासियों को प्रताड़ित करते थे और आम भाषा में इसे बाहरी लोग के नाम से जाना जाता था। मतलब बाहरी लोग कौन? चाहे वो जमींदार हो सकते थे या ब्रिटिश हो सकते थे, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंपनी द्वारा मुगल बादशाह और उसके प्रभावों को
समाप्त करने संबंधी उठाए गए कदमों के संदर्भ में विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। आज के क्वेश्चन का लेवल टफ रखा है जानबूझकर, क्योंकि मे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए अब कोशिश है कि ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं चाहिए तो आप बताइएगा, इससे ईजी करा दूंगा। इससे टफ चाहिए तो वो भी बताइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंपनी द्वारा मुगल बादशाह और उसके प्रभाव को समाप्त करने संबंधी उठाए गए कदमों के संदर्भ में विचार करें। 19वीं सदी के प्रथमार्ध में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। सर, ये गवर्नर जनरल डलहौजी ने नहीं, ये किसने ऐलान किया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने। डलहौजी ने क्या कहा था, स्टेटमेंट सुन लो। डलहौजी ने कहा कि जिस प्रकार हड़प नीति जब वो लागू कर रहा है, कौन? डलहौजी, तो वो कह रहा है कि जिस प्रकार भारत में मुगल बादशाह सर्वोच्च अधिकार रखता है, उसी प्रकार कंपनी भी रखती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। 19वीं सदी के द्वितीयार्ध में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बादशाह की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले से निकालकर कहीं और बसाया जाएगा। ये कैनिंग ने नहीं, ये डलहौजी ने कहा था। क्यों? क्योंकि डलहौजी ने कहा कि जिस प्रकार मुगल बादशाह सुप्रीम पावर इंडिया में रखता है, उसी तरह अब कंपनी भी रखेगी, और जब कंपनी रखेगी तो लाल किला से उनके सारे रिलेटिव्स को वहाँ से हटाकर कहीं और सेटल किया जाएगा। तो ये दूसरा भी स्टेटमेंट गलत होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, और भी क्वेश्चन है? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, और इसमें क्या विचार करना है सर? विद्रोह के कारणों से संबंधित है। तो आइए इसके बारे में देख लें। गांव में किसान जमींदार बहुत अधिक लगान एवं कर वसूली से सख्त तरीके से परेशान थे। किसान क्यों परेशान थे सर? तो इनकी आर्थिक नीति। आर्थिक नीति क्या रही इनकी? तो इनकी भू राजस्व नीति। भू राजस्व नीति इनकी क्या रही? तो आपने पढ़ा होगा परमानेंट सेटलमेंट, आपने पढ़ा होगा रैयतवाड़ी सेटलमेंट, आपने पढ़ा होगा महालवाड़ी सेटलमेंट। इससे किसान परेशान ही नहीं हुआ, अकाल की बारंबारता सामने आ गई, है ना। किसान मरने लगे, किसान इंटेडनेस के शिकार हुए, ऋणग्रस्त हुए, और सबसे बड़ी बात किसान बीमार भी हुए और गरीबी भी सामने आई। ठीक है, तो परेशान रहे ही। कई नए नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। जैसे एक नियम बना कि समुद्र पार जाकर क्या करना है? सेवा करना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर उस समय एक मान्यता थी कि समुद्र पार जाने का मतलब है अपने धर्म को भ्रष्ट करना, तो ये दूसरा भी सही है। भारतीय समाज सुधार के अंग्रेजों के प्रयास से भारतीय जनता रुष्ट थी, जिसमें सबसे बड़ी बात सती प्रथा निरोधक कानून। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया? तो सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया, इनएक्टिव रोल में रहे। तो तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी। ठीक है, अच्छा, अभी ये सेशन को रेगुलर रखेंगे, जैसे जैसे समय मिलेगा रेगुलर रखेंगे, है ना। और जब जब समय नहीं मिलेगा रेगुलर नहीं रखेंगे, बट कोशिश रहेगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब रेगुलर नहीं रख पाऊँ तो संडे वगैरह को मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको दे पाऊँ। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बता दीजिएगा, और ये कोशिश है कि ये रेगुलर सेशन होता रहे। आप नए नए लोगों को भी जोड़िएगा। और कुछ बहुत सारी इंक्वायरी है कि सर ऑप्शनल आप बोल रहे थे ऑप्शनल कब स्टार्ट करेंगे, तो ऑप्शनल कोशिश है भाई कि ऑप्शनल मैं फ़ैब में स्टार्ट कर दूँ, नहीं तो मार्च में स्टार्ट कर दूँ, है ना। अच्छा, इसके ऊपर ना अब एक्टिवली काम कर रहा हूँ मैं, तो कोशिश है कि ये हो जाए, है ना, और ये हो जाए। और दूसरी बात, और कुछ पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा, और भी चीज़ें, सारी चीज़ों के ऊपर अपन ज़रूर आंसर करेंगे। हाँ, तीसरा कुछ लोग कह रहे थे कि सर व्हाट्सएप चैनल कौन सा है, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, तो उससे आप जुड़ जाना। और थोड़ा चूँकि ग्रुप है, तो ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको उस ग्रुप से हटाया जाएगा, है ना। तो इसके लिए आप मेरे पास पैरवी मत करिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल क्या है? टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बात कर लेंगे, आप व्हाट्सएप पर जोड़ेंगे, उसी पर लिंक भेज देंगे, वहाँ से ऐड हो जाइएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।